नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और डीएनए में आपका स्वागत है। आज जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी वाराणसी में हैं, इसलिए आज मैं खबरों का विश्लेषण करूंगा। आज डीएनए में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर कोई सच बोल दे तो उसे भारत का एजेंट कहा जाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवादी हाफिज सईद को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है और उनका यह बयान पाकिस्तान के साथ साथ कूटनीति की दुनिया में भी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उसके साथियों को दिए गए हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। ऐसा करके पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का गुड बॉय बनना चाहता है, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पूरी दुनिया के कूटनीतिक पंडितों को कंफ्यूज कर दिया है। यह पाकिस्तान की ट्रंप नीति है, जिसके जरिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिझाना चाहता है। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाना चाहता है कि इस बार वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर गंभीर है, लेकिन पाकिस्तान की यह कार्रवाई खोखली है और उसके इरादों में आतंक की मिलावट है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद हम बेईमान कर्जदारों को हंटर मारने वाले चाइनीज फैसले का विश्लेषण करेंगे। यह कर्ज वसूली का ऐसा फॉर्मूला है जो है तो मेड इन चाइना, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत में भी किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से कर्ज ले लेते हैं और फिर उसे कभी नहीं लौटाते। कुछ बड़े उद्योगपति कर्ज चुकाए बगैर देश छोड़कर भी भाग जाते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो सकता। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने करीब 67,30,000 लोगों को लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया है और उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस खबर में भारत के सिस्टम के लिए कई शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इसके अलावा आज हम दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर को लड्डुओं की वजह से हुए 140 करोड़ रुपए के मीठे नुकसान का विश्लेषण करेंगे। अगर आप तिरुपति गए हैं या फिर आपका कोई परिचित वहां गया है तो आपने उनके सौजन्य से तिरुपति मंदिर के लड्डू जरूर खाए होंगे, लेकिन तिरुपति मंदिर प्रशासन के लिए ये मीठे लड्डू कड़वा सौदा साबित हो रहे हैं। हमने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले इन लड्डुओं पर एक मीठा और ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट तैयार किया है। ये एक ऐसी खबर है जिसे देखने के बाद आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, यानी आपको खबर के साथ साथ रोचक जानकारियां भी मिल जाएंगी। और आज हम देश के 100 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी एक खबर का विश्लेषण करेंगे। ये खबर आपके मोबाइल फोन में छिपे खतरनाक बैक्टीरिया का पर्दाफाश करेगी। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आपका मोबाइल फोन आपकी टॉयलेट सीट से 20 गुना ज्यादा गंदा होता है। हमने इस खबर पर गहरा रिसर्च किया है और आज हमारे पास कई चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिन्हें सुनकर आप घबरा जाएंगे। अगर आप अपना मोबाइल फोन कभी साफ नहीं करते तो आपको और आपके परिवार को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में रोड शो किया। शंख बजाकर अमित शाह ने रोड शो की शुरुआत की। शाह ने इलाहाबाद के अल्लाहपुर से घंटाघर तक रोड शो किया। इससे पहले कौशाम्बी में अमित शाह ने एक चुनावी रैली की। वहां शाह ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में गुंडाराज खत्म करेगी। 11 मार्च को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे मित्रों। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गोंडा में चुनावी रैली की। वहां उन्होंने बीजेपी को जुमला पार्टी कहा। मायावती ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कहा था कि शमशान और कब्रिस्तान बनाने में भेदभाव न हो। बीजेपी ये जो शमशान घाट बनाने की बात कर रही है, पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में शमशान घाट पहले बनवाने चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में आकर ये बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद में रोड शो निकाला। अखिलेश और राहुल का रोड शो इलाहाबाद के बालसन चौराहे से गोल पार्क तक निकला। रोड शो के बाद दोनों नेता जिस मंच पर पहुंचने वाले थे वो टूट गया। राहुल ने आज रायबरेली में एक चुनावी रैली भी की। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली अमेठी से भेदभाव कर रहे हैं। मोदी जी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं चुपता, मुझे मजा आता है, बोलो जितना बोलना है, मगर एक बात मुझे चुभी और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं,
जो मोदी जी ने रायबरेली और अमेठी से फुटपाथ छीना, वो मुझे दिल में रहे। यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होगी। सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच पूर्व मंत्री की बेटी ने आज जी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। अब कुछ विकल्प नहीं बचा है। अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन ब्रजेश पांडे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसआईटी जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, उसमें ये कुछ नाम आए हैं, तो आगे इसमें और भी स्तरों पर इसकी समीक्षा की जानी होती है। विक्टिम के बयान के आधार पर वो नाम आया है, विक्टिम ने जो बयान दिए थे। पीड़ित लड़की ने बिहार डीजीपी के बेटे प्रत्युष ठाकुर पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि केस का दूसरा आरोपी निखिल प्रियदर्शी खुद को डीजीपी के बेटे का दोस्त बताकर उसे चुप रहने की धौंस दे रहा था। 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार भगौड़े विजय माल्या को जल्द भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन की सरकार ने डिफॉल्टर माल्या को भारत को सौंपने का ठोस आश्वासन दिया है। आज ब्रिटेन के डेलीगेशन से विदेश मंत्रालय के अफसरों ने दिल्ली में मुलाकात की। बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय के अलावा सीबीआई, गृह मंत्रालय, आईबी के अफसर भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अगर माल्या को भारत में दोषी पाया जाता है तो उसे कितने साल की सजा होगी। ब्रिटेन ने आईपीएल में गड़बड़ी के आरोपी ललित मोदी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के वांछित टाइगर मेमन के खिलाफ भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बताने पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया गया। आतंकी हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने प्रदर्शन करते हुए ख्वाजा आसिफ से माफी की मांग की। किसी सबूत पे, किसी दलील पे तो अदालत में आओ, हम हाई कोर्ट में खड़े हैं, वरना ये अपने वकीलों की जबान बंद करो। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस में हाफिज को पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बताया था और देश हित में नजरबंद करने की बात कही थी। आज ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज और उसके साथियों को मिले 44 हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए। We have put them under Schedule 4, which is a section in our local legal system, which restricts the movement of the individual, and he is monitored, and he cannot move out of a certain area without informing the police. बीएसएफ ने राजौरी में एलओसी क्रॉस करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। 4 आतंकियों ने कैरी सेक्टर में फेंसिंग काटकर घुसपैठ की कोशिश की थी। बीएसएफ ने फायरिंग की तो आतंकियों ने भी ग्रेनेड से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, बाकी 3 भाग निकले। एक मिलिटेंट्स को कंधे पर ले जाते हुए देखा गया और एक मिलिटेंट्स को दूसरे मिलिटेंट की सपोर्ट देकर के लंगड़ाते हुए देखा गया और जो एलसी जो है उसके बाद में क्रॉस कर गए। आतंकी के पास से मिला सारा सामान मेड इन पाकिस्तान है। आतंकी और उसके संगठन की पहचान अभी नहीं हो सकी है। आरबीआई के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि नोटबंदी में कितने बैंक खातों में 2.5 लाख से ज्यादा रकम 500 और 1000 रुपए के नोटों में जमा हुई। रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के नीमच के सामाजिक कार्यकर्ता को आरटीआई के जरिए मांगी गई सूचना पर यह जवाब भेजा है। इस व्यक्ति ने आरबीआई से कोऑपरेटिव बैंकों में जमा रकम के बारे में भी पूछा था, लेकिन आरबीआई ने इसकी भी जानकारी न होने की बात कही।